हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके, पढ़ाई चल रही है? गुड। तो हम लोग बहुत आसान टॉपिक पढ़ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स, राइट? तो हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? रेडिएशन प्रेशर। सबसे पहले आपको बताया था कि अभी हम लोग यहाँ पे मानेंगे लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स, इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग लाइट को मानते हैं बहुत सारी एनर्जी पैकेट टाइप बना हुआ है, फोटोन फोटोन फोटोन, और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज hc by lambda, राइट? फिर हमने प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन देखा था, उसके बाद देखा हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर अ गिवन डेंसिटी ऑफ बीम। उसके बाद हमने देखा रेडिएशन प्रेशर, मींस व्हाट विल बी प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू रेडिएशन, राइट? लास्ट में मैंने होमवर्क दिया था, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था, वी हैव a sphere of radius r and let's assume it's a perfectly absorbing. पहले हमने ये दिया था a equal to 1 and light rays falls, parallel light rays falls on this surface. Intensity of light ray is I. Then question was find force exerted by this ray on this. यही तो था, ओके? अब हम जो पढ़े हैं रेडिएशन प्रेशर, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। सो यहाँ पे इंसिडेंस क्या है, ऑब्लिक या नॉर्मल? नॉर्मल पिटाई खा जाओगे। अरे भाई यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इधर है और लाइट रे ऐसे आ रहा है, कुछ मान लिया एंगल थीटा पे, लेट्स अज्यूम। सो क्लियर कट दिख रहा है कि इंसिडेंस ऑब्लिक नहीं, ऑब्लिक है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मींस जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब इसके क्रॉस आता, ऐसा तो हाँ नहीं रहा। यहाँ पे इंसिडेंस क्या है? ऑब्लिक, ओके? जब ऑब्लिक इंसिडेंस है और ये थीटा, आपको हम पिछले क्लास में दिखाए थे कि ये थीटा भी लगातार चेंज कर रहा है। ये हमने इस, अगर हम ऐसा एक रिंग लें तो इस रिंग के हर पॉइंट पे थीटा का वैल्यू ये है। अब ये थीटा चेंज करे, आपको हम पिछले क्लास में बताए थे 0 से लेकर π/2 तक, राइट? इसी तक बता दिए थे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो जैसे हम यहाँ से यहाँ आएंगे, थीटा चेंज करते रहेगा, ओके? सो मेरा प्रेशर क्या होगा? रेडिएशन प्रेशर फॉर्मूला क्या था? I cos स्क्वायर थीटा बाई सी 1 + r। ये फॉर्मूला फाइनल, जो फाइनल फॉर्मूला हम डिराइव किया था ये तो था, वेयर थीटा वाज एंगल फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से एंगल थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे r 0 है, सो इस केस में r चूंकि 0 है तो प्रेशर एट एनी पॉइंट विल बी दिस, और जब थीटा अलग होगा तो प्रेशर अलग अलग होगा हर पॉइंट पे, बिकॉज हर पॉइंट के लिए थीटा सेम नहीं है। तो अब मान लीजिए कि इस रिंग के हर पॉइंट के थीटा सेम है, उस पर सेम प्रेशर होगा। फिर एक लार्जर रिंग बनाएंगे तो थीटा अलग है तो अलग प्रेशर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम स्मॉल सेक्शन लेते हैं यहाँ पे, इसके लिए थीटा सेम है। तो इस प्रेशर क्या होता है? dF परपेंडिकुलर बाय एरिया। अच्छा अब बताओ, इस केस में अब सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, मींस रे ऐसे आया और एब्जॉर्ब हो गया, मींस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अच्छे से समझो, इस पे जो अभी फोर्स लगा, रे इधर उधर भी फोर्स होगा, मींस फोर्स इधर लगा। अगर हमने एक रिंग लिया तो इस रिंग पे ऐसे रे आया, ये एंगल थीटा है, तो फोर्स किधर लगा? इधर, ओके? और एरिया इधर है। सो मेरा प्रेशर क्या होता है? F परपेंडिकुलर बाय एरिया। सो अगर ये dF है तो प्रेशर विल बी इक्वल टू dF परपेंडिकुलर बाय एरिया dA। हमने एक स्मॉल सेक्शन लिया, इसका एरिया d है, रेडी? dF परपेंडिकुलर बाय dA, ओके, नो प्रॉब्लम। अब dF परपेंडिकुलर, सो अगर dF इधर है, ये एंगल थीटा है, सो दैट विल बी इक्वल टू dF cos थीटा बाय dA। So pressure will be dF cos theta by dA, right? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख लेते हैं, हमने ये निकाला है प्रेशर। एक और तरीका है बट इससे आसान समझेगा, dF cos theta by dA that is equal to I cos स्क्वायर थीटा by C। ये cos theta cancel। So what is dF? dF is I cos theta by C into dA। अब बताओ, सारे पे फोर्स इधर ही लगा, सारे का डायरेक्शन सेम या अलग अलग? हर पॉइंट पर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स में।
सो यहाँ पे सबका डायरेक्शन सेम है, सो फोर्स ऑल्दो वेक्टर है कि सब, लेकिन सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, सो इट कैन बी एड लाइक स्केलर। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सारे पे फोर्स इधर ही लग रहा है भाई, इधर ले आया है जो सब पे फोर्स का डायरेक्शन ये है, सो मेरा जो डीएफ ये है, तो सिंपली जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर ले लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा। अरे ये तो पिछले क्लास में ही पढ़े थे, डी ए कॉस थीटा इस सेमी स्फीयर पे पिछले क्लास में इंटीग्रेट किए थे, वो क्या था पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज आई बाई सी इनटू पाई आर स्क्वायर। कोई बात नहीं है, आपको रिजल्ट देंगे, याद करना है, परेशान नहीं, बाय वालों बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको रिजल्ट याद रखना है, क्या दिन आपको बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरा A1 था, उसमें हमने एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, जब R1 हो, सेम थिंग, अब R1 हो गया भाई, अब A1 नहीं है, अब R1 है। ओहो, R1 में क्या गड़बड़ होगा, पहले यहाँ तो R1 कर देते हैं, सब प्रेशर हो जाएगा 2y cos, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। अब फोर्स किधर लग रहा है, जब रे ये आएगा अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो आपको हम दिखाए थे जब इस सरफेस पे ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ था, किसी पॉइंट पे रे ऐसे चला गया था, सो अल्टीमेटली फोर्स था अलोंग द नॉर्मल। सो यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर या सरफेस के, आपको मैं इसी सब क्वेश्चन के लिए आपको प्रूफ किया था, यहाँ पे रे इंसिडेंट हुआ इस तरह से, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, सो अल्टीमेटली ये एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम चेंज का सिर्फ वाई कंपोनेंट बचा था। यहाँ पे फोर्स जो लगेगा इस सरफेस पे अलोंग द नॉर्मल लगेगा, मींस यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, सो एफ परपेंडिकुलर ही है, तो मतलब जो भी है मेरा डी एफ ये सरफेस परपेंडिकुलर है, तो सिंपली डी एफ बाई डी ए एंड दैट इज इक्वल टू 2i cos स्क्वायर थीटा बाई सी। सो अरे df इज इक्वल टू 2i cos स्क्वायर थीटा बाई सी। कोई दिक्कत, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर दें, किसी को दिक्कत है क्या? हाँ भाई मुझे दिक्कत है। फोर्स तो वेक्टर है, तो हमको नेट फोर्स निकालने के लिए सारे फोर्स को ऐड करना है, और इंटीग्रेशन स्केलर एडिशन में बार बार भौंक रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही, इंटीग्रेशन मेरा स्केलर एडिशन है और फोर्स वेक्टर है, तो हमको जब भी वेक्टर को देखना है सबको ऐड करना है, फर्स्ट थिंग हैव टू चेक सबका डायरेक्शन सेम या अलग अलग। सो यहाँ पे तो गड़बड़ है यार, यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं, ये एक एलिमेंट लेते हैं, सो यहां पे फोर्स का डायरेक्शन इधर है, मान लिया एंगल थीटा है, और यहां पे फोर्स का डायरेक्शन इधर है। सो इस तरह आप देखोगे ये एंगल भी थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो है, सर फोर्स लगेगा इस स्फीयर पे इधर लगेगा, वो हम फोटोन पे दिखाएं, स्फीयर पे इधर लगेगा, राइट। सो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये देखो डीएफ, ये भी एंगल थीटा है, हमने सिमेट्रिकल लिया है पॉइंट या, सो इधर डीएफ कॉस थीटा होगा और एक होगा डीएफ साइन थीटा, तो यहाँ पे डीएफ साइन थीटा ऊपर है और यहाँ पे डीएफ साइन थीटा नीचे की तरफ होगा। सो फ्रॉम सिमेट्री यू कैन से जो नेट फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में तरफ होगा, सो वी हैव टू ऐड ओनली डीएफ कॉस थीटा। सो यहाँ पे नेट फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ होगा, डीएफ कॉस थीटा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा होगा। Am I clear? So here net force is integration of df cos theta, because सारा फोर्स इधर लग रहा है, नेट जो फोर्स along the normal है उसका ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है इसको। क्लियर? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके, इसलिए बहुत आपको आसान लग रहा होगा, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। सो नेट फोर्स यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ df नहीं होगा, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ df cos theta, that will be 2i by c इंटीग्रेशन ऑफ cos q theta dA। अब यहाँ पे डीए तो कांस्टेंट है, आपको डीए आपको पिछले क्लास में बताए थे, क्या होगा 2 पाई आर डी आर, डीए विल बी 2 पाई स्मॉल आर डी आर, स्मॉल आर मीन्स ये रेडियस, ये रेडियस, तो आर क्या है यहाँ पे मेरा कैपिटल आर साइन थीटा, एंड डी आर क्या है आर डी थीटा, ये सब पिछले क्लास में कर चुके हैं। सो डीए क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर
साइन थीटा डी थीटा। राइट, अब इसको पुट कर देंगे, इधर मिटाते हैं, पूरा मैथ्स है, बाय वाले परेशान होंगे, मैं आपको 3 बार बोल रहा हूँ, रिजल्ट याद करना है, मैं आपको बताऊंगा, वो रिजल्ट याद कर लेना। सो फोर्स इज इक्वल टू 2I/c इंटीग्रेशन ऑफ cos q थीटा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2, हमें इस फिल्म को निकालना। सो ये क्या आ जाएगा, ये आंसर बाहर आ गया 4I पाई r स्क्वायर बाई c इंटीग्रेशन ऑफ cos q थीटा साइन थीटा डी थीटा। आपको जैसे इंडिकेट करना है कर लो, मैं क्या कर रहा हूँ कि जेड को मानता हूँ cos थीटा, सो डी जेड विल बी माइनस साइन थीटा डी थीटा। राइट, तो इसको रिप्लेस करेंगे, क्या डिस्प्लेसमेंट है बोलता है, जो ही बोलते भाई। सो मेरा फोर्स क्या होगा, 4I पाई r स्क्वायर बाई c इंटीग्रेशन ऑफ जेड क्यू डी जेड माइनस साइन जेड क्यू माइनस डी जेड, बिकॉज डी जेड माइनस साइन का थीटा, यहाँ साइन थीटा डी थीटा, सो मैं लगाते हैं माइनस साइन, लिमिट cos 0 1 cos π/2 0, क्योंकि हमने थीटा का जेड लाया है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 4I पाई r स्क्वायर बाई c इंटीग्रेशन ऑफ जेड क्यू डी जेड जेड 4/4 0 to 1 to 0, यहाँ से आएगा -1/4, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचा क्या I/c इंटू पाई स्क्वायर। फिर से सेम आ गया यार, मतलब सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो या परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो, दोनों के इसमें फोर्स सेम ही आ रहा है, I/c इंटू पाई r स्क्वायर। अब हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब r का वैल्यू कुछ भी हो जाए, अरे हम दो ले लिए, लिमिटिंग केस 0 ले लिया, r का वैल्यू 1 ले लिया, दोनों के इसमें फोर्स सेम आया, मतलब r का वैल्यू कुछ भी हो जाए उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मींस कुछ भी r का वैल्यू, मान r इक्वल टू 0.5 है, मींस पार्शियली रिफ्लेक्टिव है, पार्शियली ऑब्जर्व, दोनों कारण फोर्स जब सेम ही है, मतलब जो ऑब्जॉर्ब करा उसके कारण फोर्स से, जो रिफ्लेक्ट उसके कारण फोर्स से, मतलब पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो पार्शियली ऑब्जॉर्बिंग हो, दोनों का अलग अलग फोर्स भी ऐड करेगा तो सेम ही आएगा ना, जब दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट सेम है तो मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, फोर्स इज I/c इनटू पाई स्क्वायर। इसको हम बहुत अच्छा सिंपल जगह में देते हैं, a parallel beam is incident on solid surface on solid surface, then force due to radiation is I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। बस आप अब याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ये याद रखना है, दिस इज I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टेंस, इस पे डिपेंड नहीं करता है, लोग गलती करते हैं, अच्छा A1 मतलब लोग क्या कर देते हैं, ये याद रखते हैं, जब पार्स फुल्ली रिफ्लेक्टिंग कर देंगे 2I/c, जब फुल्ली अब्जॉर्बिंग है तो I/c कर देंगे, गलत है भाई, मैं आपको प्रूव कर दिया। R का वैल्यू कुछ भी हो, 0.5 हो, 0 हो, 1 हो, कुछ भी वैल्यू हो, force due to radiation of parallel beam on this surface is I/c into projected area। सो बस आप ये रिजल्ट याद रखो, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, से दो क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लें हमारे पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका रेडियस r है और हाइट h है,
नाउ पैरेलल बीम इज इंसिडेंट ऑन दिस। अब सरफेस कैसा है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्ट, उसका मतलब नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बीम ऑन दिस सरफेस। क्या होगा बोलो, कितना फोर्स लगाएगा? अभी पढ़े, फोर्स इज I बाय सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो अगर हम सेंटर को काटेंगे सामने क्या मिलेगा? रेक्टेंगल, राइट? रेक्टेंगल का बेस 2r, हाइट h, दैट विल बी I बाय सी इंटू 2rh, राइट? तो मानते हैं कौन है। ये सब कुछ हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी किए थे, गॉस लॉ जब कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हाइट h है, रेडियस r है। Now beam of parallel beam of intensity I is incident on this. Parallel beam का इंटेंसिटी क्या है? I. इसको हमने इस पे इंसिडेंस किया। Now again you have to find force on this surface due to radiation. इसके कारण इस पे कितना फोर्स लेगा। और एक चीज ध्यान रखना है, मॉडर्न फिजिक्स में चाहे जेई मेन हो, नीट हो, बोर्ड हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जे एडवांस हो। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर करता नहीं है, सबके लिए सेम है, आपको ध्यान से करना है। ओनली थिंग कि बोर्ड में सब क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा, कॉम्पिटिशन में न्यूमेरिकल होता है, और कोई अंतर नहीं होता है। सो यहाँ पे अब इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? ट्रायंगल। अगर हम कोन को काटेंगे तो क्या होगा? सामने ट्रायंगल मिलेगा, बेस 2r, हाइट h, सो फोर्स विल बी I बाय सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, so that is I by C into RH। कोई दिक्कत नहीं? सब कुछ ठीक है या दिख रहा है? फटाफट नोट कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे, बस टॉपिक ऐड कर देना। सो लेट्स assume a hollow sphere and it's a black body, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके सेंटर पे पॉइंट सोर्स ऑफ पावर W रखा हुआ है। पॉइंट सोर्स ऑफ पावर W, what will be force exerted on this sphere due to radiation? Force exerted on this sphere due to radiation. You have to find force exerted on this sphere due to radiation. कितना फोर्स लगेगा? हो गया? बस फंस गए। अरे यार, पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये हर डायरेक्शन में इधर रेडिएशन दिया, इधर दिया, सो ये फोर्स सब कुछ एब्जॉर्ब करने से ये इधर फोर्स लगाया, इधर लगाया, सो अल्टीमेटली जो है ये फोर्स तो कैंसिल हो गया यार, ये इधर लगा, इसका जस्ट अपोजिट एक पॉइंट है ये जाएगा, और हर जगह इंटेंसिटी सेम होगा। ये आई क्या होगा? W बाय 4 पाई R स्क्वायर, इसका रेडियस R है तो। सो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो, कुछ तो पसंद करना ही नहीं है। जो ये जो बीम आया वो फोर्स लगाया मेरी तरफ इधर, ये लगाया कोई डायरेक्शन में, क्योंकि जाके एब्जॉर्ब हो गया है, सो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। ओके, अब थोड़ा चेंज करते हैं, स्पेयर को हाफ कर दिए, हाफ स्फीयर, और इसके सेंटर पे फिर से पॉइंट सोर्स रख दिया, ठीक है, और पावर W सब कुछ सेम है, बस स्फीयर को हमने आधा कट कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय रेडिएशन ऑन दिस हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर है, you have to find force exerted due to radiation on hemisphere against perfectly absorbing. Find force exerted by radiation on hemisphere. फटाफट, हॉलो हेमिस्फीयर है और इसके सेंटर पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। हो गया क्या? देखो फिर लोग इंडिकेशन में चले गए, देखते हैं। हमको
हमने रेडिएशन प्रेशर पढ़ा है उसको यूज करेंगे। सो यहाँ पे हर इसके इससे जो जाएगा हर जगह भी उसके कारण प्रेशर सेम या अलग अलग, पर इंटेंसिटी सेम है। हर जगह इंटेंसिटी क्या है इस पॉइंट पे सेम, बिकॉज डिस्टेंस सेम है। सो वहाँ पे हम लिख देंगे प्रेशर क्या, वहाँ इंटेंसिटी होगा, सॉरी। सो पिछले क्वेश्चन में इंटेंसिटी होगा, वहाँ पे होना चाहिए था। इंटेंसिटी क्या होगा, W/4πr², इंटेंसिटी, राइट। पिछले क्वेश्चन में इंटेंसिटी होगा जो मैंने प्रेशर दे दिया था, ये क्या होगा इंटेंसिटी। जब इंटेंसिटी ये है तो प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, सरफेस यहाँ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, इंसिडेंस नॉर्मली ऑब्लिक, फिर बोल रहा ऑब्लिक। और यार सेंटर से जब रे जा रहा है ये तो परपेंडिकुलर रेडियली जा रहा है, तो यहाँ पे ये हर जगह तो क्या है परपेंडिकुलर जा रहा है, मींस इंसिडेंस यहाँ पे नॉर्मल है। नॉर्मल इंसिडेंस, रेडिएशन प्रेशर फॉर्मूला था I/C इंटू 1+R, यहाँ R 0 है, सिंपली I/C। सो दैट इज W/4πr²C। सेम प्रेशर होगा फुल स्फीयर में भी। तो रेडिएशन प्रेशर, जब प्रेशर मिल गया अब हमको निकालना है फोर्स। सो अब प्रेशर मतलब फोर्स इस पे इधर है, यहाँ पे फोर्स इधर है, तो फिर से हमको इधर कुछ dF है, इधर कुछ dF है, हमको ऐड क्या करना है, ये वाला कंपोनेंट, राइट। सो अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, सो हमको ये वाला कंपोनेंट से ऐड करना है, मींस dF cos थीटा। सो फोर्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dF cos थीटा। एंड व्हाट इज dF, अगर प्रेशर मिल गया सो dF, हमको पता है प्रेशर क्या होता है, F परपेंडिकुलर, यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर ही है, तो सिंपली dF/dA। सो dF इक्वल टू, व्हाट इज dF, dF इज प्रेशर इंटू dA। एम आई क्लियर? मैं आज पूरी क्लास नहीं करवा रहा हूं, फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर ही लग रहा है, तो अब मेरा प्रेशर होता है dF परपेंडिकुलर बाय एरिया, तो dF तो परपेंडिकुलर ही है, सो फोर्स परपेंडिकुलर है, तो सिंपली dF इक्वल टू प्रेशर इनटू dA। सो प्रेशर इज W/4πr²C दिस इनटू dA। सो नेट फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dF cos थीटा, सो दैट इज इक्वल टू W/4πr², से सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा। ये तो बस पिछले क्लास से ही करते आ रहे हैं, ये पाई स्क्वायर इन केस ऑफ हेमिस्फीयर, सो W/4πr²C into πr², this got cancelled, what we got, it's W/4C। सो फोर्स ऑन हेमिस्फीयर इज W/4C। अगर आपको पूरा स्फीयर है तो हाफ पे W/4C ऊपर लग रहा है, नीचे वाले पे W/4C नीचे लगेगा, नेट फोर्स पूरे स्फीयर पे 0 होगा। क्लियर? ओके। अब next thing is photoelectric effect। अच्छे समझो, पहले पूरा थ्योरी समझो, क्योंकि कंप्लीट थ्योरी अगर समझ गए तो कुछ भी नहीं है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत आसान थे न्यूमेरिकल, सो अल्टीमेटली हमको सिर्फ इसमें थ्योरी समझना है, सारा सब कुछ, सारा आपको फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। सो मैं क्या करता हूं, दो केस लेता हूं, हमारे पास एक मेटल प्लेट है, सेम मेटल प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट ए प्लेट बी, बोथ आर प्लेट्स ए एंड बी, बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, both plates A and B are made up of same material। Okay,
हम मान लिए इस पे इंटेंसिटी आई का लाइट डाल रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी f, और इस पे इंटेंसिटी 2i का डालता है, और इस पे इंटेंसिटी i का डाल रहे हैं लाइट, और फ्रीक्वेंसी 2f। हमने दोनों पे बीम इंसिडेंट किया। इस पे इंटेंसिटी i 2i है, फ्रीक्वेंसी f है, उस पर इंटेंसिटी i है, फ्रीक्वेंसी 2f। ओके, अब इफ वी एज्यूम वेव नेचर ऑफ लाइट, बिल्कुल एक एक पॉइंट होना चाहिए, आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए। इफ वी एज्यूम वेव नेचर ऑफ लाइट, अगर हम मानते हैं लाइट वेव है, तो वेव में हम लोग क्या मानते हैं कि अगर इसका इंटेंसिटी आई है, इस पे कुछ एरिया ए है, तो एनर्जी टाइम टी में करेगा आई इंटू ए इंटू टी। ये तो वेव नेचर है। अगर लाइट का, और लाइट वेव है, कोई दिक्कत नहीं, वेव है, बट अगर हम जिस एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर को लेकर चलते हैं, सो इंटेंसिटी यहाँ पे 2i है, एरिया ए है, तो यहाँ पावर होगा, मान लेते हैं नॉर्मल इंसिडेंस है। चल को कंफ्यूजन होगा तो फिगर थोड़ा अच्छे से कर लेता है। ऐसा है, इंटेंसिटी 2i, फ्रीक्वेंसी f, और ये एरिया ए। और ये एरिया है, सेम प्लेट है, बिल्कुल सेम प्लेट है। ओके, अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यहां पे अगर इंटेंसिटी आई है, पावर कितना जा रहा है, इस पे पावर जो फॉल रहा है 2i इंटू ए, और उस पावर हो रहा है आई इंटू ए। अब वेव गया, मतलब वो एनर्जी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब मान यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स है, लेट्स से जो n इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे सब पे एनर्जी, सबने कितना एनर्जी गेन किया इन टाइम t, क्या होगा 2i इस केस में a इंटू टी बाय n, एनर्जी गेन्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन, राइट, इन टाइम t, यही होगा ना। एनर्जी गेन्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन टाइम t, क्या होगा 2i इंटू a इंटू टी बाय n, और इसमें क्या होगा i इंटू ए इंटू टी बाय n। इसमें कोई दिक्कत, अरे भाई इंटेंसिटी आई है, तो पावर फॉल हो रहा है आई इंटू ए, और टाइम टी में कितना एनर्जी फॉल होगा, आई इंटू ए इंटू टी, और मानते हैं वो n इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सो इतना। सो अब इलेक्ट्रॉन है मेटल में, फ्री है, बट उसको आराम से एस्केप नहीं कर सकता। एस्केप करने के लिए हमको कुछ मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को हमको मेटल से निकालने के लिए दैट सम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मैं सब कुछ लिखवा दूंगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन इज वर्क फंक्शन। इट कैन बी गिवन इन मेनी वेज। अगर एक होता है थर्मोआयनिक एमिशन, उसको मेटल को हिट करते हैं, हीट एनर्जी हमने उसको इतना दे दिया कि उसका के जो इतना हो गया कि वर्क फंक्शन को ओवरकम कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। एक होता है फील्ड एमिशन, हम उसके क्रॉस बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। और यह फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हमने उसके ऊपर लाइट वेव डाला और इतनी एनर्जी दे दिया कि इलेक्ट्रॉन उससे बाहर आ गया। अगर हम वेव नेचर ऑफ लाइट माने तो कितना भी इंटेंसिटी हो, अगर इंटेंसिटी कम हो, मान लेते इसका कुछ फाई है, इसका वर्क फंक्शन फाई है, दोनों का वर्क फंक्शन मेटल से में फाई है, तो इसमें टाइम कितने बार इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस फाई को देने के लिए हमको इतना टाइम लगेगा, और इसमें कितना टाइम लगेगा, नहीं, टी इज टाइम रिक्वायर्ड, बिल्कुल कंफ्यूज करना, पहले पूरा स्टोरी सुन लो। टी इज टाइम रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अगर हम वेव नेचर ऑफ लाइट को माने तो इंटेंसिटी का वैल्यू कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। वेव नेचर यही बोलता है, आएगा। जब अगर हमारे लाइट का इंटेंसिटी कम है तो इट विल टेक मोर टाइम, अगर लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है
it will take less time to eject electron. But for all value of frequency and intensity, electron must be ejected according to wave theory of light. Right? So एक तो हमारा ये था कि इलेक्ट्रॉन आना चाहिए जिसका सारे whatever the frequency and intensity, electron must eject. It will take some time. For this time required will be lesser for higher intensity. राइट? यहां तक कोई दिक्कत? सो हमारा ये अब इतना पर इसको छाप लो, ये छाप लो आप इन टाइम टी। हमने मान लिया कि यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स पे लाइट जा रहा है, बस ये सब एजम्पशन हम कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये आप छाप लिए, ओके। सो एक्सपेक्टेशन क्या है? हम अगर वेव नेचर को मानेंगे, सो एक्सपेक्टेशन क्या है मेरा? हम लाइट को वेव मान रहे थे, उस वेव थ्योरी हमने एक्सपेरिमेंट किए, हमने एक्सपेक्ट किया इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्ट फ्रॉम बोथ ए एंड बी। मीन्स दैट इज electrons will be ejected for all values of I and frequency. Right? सेकेंड हमने क्या किया? सेकेंड हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? If intensity is higher, time taken for ejection of electron will be lesser. आपके दिमाग में सब कुछ, लैंग्वेज जो भी हो, आपके दिमाग में पिक्चर पूरा क्या होना चाहिए, क्या हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, लेसर होगा। क्यों? जल्दी वो हाई सप्लाई कर देगा। थर्ड, kinetic energy of ejected electron will be independent of frequency. फ्रीक्वेंसी पिक्चर तक आया नहीं भाई। इसको हमने मान इलेक्ट्रॉन को लाइट एनर्जी दिया, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया हमने ये I इंटू ए 2I इंटू ए टाइम टी में ये दिया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आया, किसी को कुछ अलग एनर्जी मिला, मान लीजिए कुछ टाइम टी डैश। सो एनर्जी जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, दिस -5। अगर उसको टाइम, अगर हम ज्यादा देर एक्सपोज करेंगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगा। हमने मान लिया कि टी मिनिमम था, उस पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अब और टाइम तक उसको लाइट दे रहे हैं तो उसको और एनर्जी मिल रहा है। तो जैसे जैसे टी बढ़ेगा, हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि यहां से और हम कर रहे हैं कि जैसे जैसे टी बढ़ेगा, के ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज। राइट? एक मिनिमम टाइम पे हमने पहले फाई सप्लाई कर दिया, यहां तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हमने उसको वर्क फंक्शन सप्लाई कर दिया, अब और टाइम उसको एक्सपोज करते रहेंगे तो एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है वो बढ़ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी दैट एनर्जी गेन -5, वो बढ़ता जाएगा। राइट? ये हमने एक्सपेक्ट किया था जब वेव नेचर हम लोग, जो हम अपना थ्योरी पढ़ के गए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हमको लगा था एक्सपेरिमेंट में ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, बट भाई सब तो गड़बड़ हो गया, जो हम सोचे कुछ भी नहीं आया। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। ये पॉइंट सबको क्लियर? एक्सपेक्टेशन क्यों था? पक्का? क्या क्या एक्सपेक्टेशन था कि इंटेंसिटी कुछ भी हो लाइट का, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएगा ही। जब अगर इंटेंसिटी कम है तो उसको रिक्वायर्ड वर्क फंक्शन देने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है? दूसरा था कि जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका किस टाइम ऑफ एक्सपोजर पे डिपेंड करेगा। मान ले कुछ t1 टाइम में हमने फाई सप्लाई कर दिया, अब मेरा टाइम अगर उसको लगातार फिर से बीम देते जा रहे हैं, इसका एनर्जी और बढ़ेगा, और अगर हम ज़्यादा तक इसको एक्सपोज करेंगे तो ये एनर्जी बढ़ जाएगा। सो के बढ़ेगा, बिकॉज के ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, जो हमने उसको एनर्जी दिया, यहाँ पे जैसे इसके लिए लिखते हैं के क्या होगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया -5, जैसे टी बढ़ाएंगे वो के बढ़ेगा। ओके?
कुछ मिला नहीं, टी बढ़ने से के ही बढ़ रहा है ऐसा। बट रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट expect this. Now results of experiment. बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट रिजल्ट क्या देखा, there is no time lag between bombardment of photons, फोटोन नहीं करो, बोmbardment of light बीम कर दो, रेडिएशन ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई टाइम का कुछ तो मतलब ही नहीं रह गया। जो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा, जिसका इंटेंसिटी कम है उसको ज्यादा टाइम लगेगा और जिसका इंटेंसिटी ज्यादा उसको टाइम कम लगेगा, हमें कोई अगर निकलता है तो कोई टाइम लैग ही नहीं है। पहला ये लिखा दे, नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं है, निकलना है तो निकलेगा ही नहीं। दूसरा के ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, depends on frequency of incident beam, उस पर डिपेंड कर रहा है। थर्ड क्या देखा, electrons don't eject if frequency of beam is less than particular value। मतलब कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बीम का होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर, तो बाहर नहीं आ रहा है। तो हमारा जो था थ्योरी सब, हम एक तभी देखे कि भाई फ्रीक्वेंसी पे कोई मतलब ही नहीं था, हर कुछ इंटेंसिटी और टाइम का गेम था। यहाँ इंटेंसिटी अभी तक कुछ आया नहीं, के ही डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, कोई टाइम लैग है नहीं। और दूसरा बात भाई, हो सकता है कि इस केस में इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इस केस में निकले ही नहीं। अगर निकलेगा तो तुरंत निकलेगा, देयर इज नो टाइम, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। हमने बीम डाला, इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड, और नहीं निकलेगा तो आप कितना भी एक्सपोजर कर दो, कितने भी टाइम तक बीम डालते हो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। मतलब टाइम कोई फैक्टर ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकलेगा, डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उससे कम है तो बाहर नहीं आ रहा है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। सो जो हम लोग वेव थ्योरी पढ़ के गए थे, उससे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने गए थे खुशी खुशी, और जो एक्सपेक्ट किए थे वो हुआ नहीं, कुछ नया आ गया। अब हमको इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक थ्योरी है, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन थ्योरी, राइट। वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक थ्योरी प्रपोज किए, और उस थ्योरी के हिसाब से सारे रिजल्ट को एक्सप्लेन वो कर पाए, तो हम लोग उस थ्योरी को अभी तक सही मान रहे हैं, राइट। इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। सो now theory to explain above experimental result। अब हमको इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करना है। सो थ्योरी टू एक्सप्लेन, एवं आपके लिए एवं है, मेरे लिए बिलो है, एवं रिजल्ट्स। उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट थिंग बोला, लाइट इज मेड अप ऑफ particles called photons। बस तीन अफवाह को सब कुछ समझना है क्यों हुआ, called photons। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, इसे हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं, दो पॉइंट। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज hf और hc by lambda। थर्ड,
one photon interacts with one electron only. मैं सब कुछ समझाऊंगा पहले अच्छा. One photon interacts with one electron only. So मतलब ऐसा ये सब में निकाला, एक फोटोन गया वो एक उसको लेके आएगा बाहर. If energy of each photon is greater than work function of material, then इलेक्ट्रॉन में, अगेन यहां पे इंपॉर्टेंट है मैंने विल नहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉन में कम आउट, में अगर बकरे बनेगा में. इफ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, देन इलेक्ट्रॉन में कम आउट, आ सकता है बाहर. एंड इफ energy of each photon is less than work function phi of material, electron will never come out. Electron will never come out. कभी बाहर कभी नहीं. ओके, अब यहां पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं वर्क फंक्शन. हाय, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन. Minimum energy required to take out electron is called work function. Fine. सब कुछ दिख रहा है क्या? Minimum energy required to take out electron is called work function or phi. मिटा रहा हूं. So work function depends on, या work function is property of material and surface of a body. सरफेस पे इम्प्यूटी वगैरह होता है, सो ये दो चीज पे डिपेंड करता है. लार्जर में मटेरियल पे फोकस करेंगे, मतलब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग वर्क फंक्शन है. सोडियम का अलग होगा, सीजियम का अलग होगा, पोटेशियम का अलग, सबका अलग अलग मटेरियल सरफेस का अलग अलग वर्क फंक्शन है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब इसको हम कैसे याद करते हैं, पहले हम समझते हैं. एक अच्छा सा एक्सप्लेन, वेव थ्योरी और फोटोन थ्योरी में क्या डिफरेंस है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. बहुत सारे पेड़ हैं. वेव थ्योरी में हम वाटर को स्प्रिंकल कर रहे हैं, सो हर जगह वाटर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है. अब सबको एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो हम कुछ टाइम तक देंगे, वो सबको उतना वाटर मिल जाएगा. अगर मेरा वाटर का फ्लो कम है तो विल टेक मोर टाइम. ये हमारा वेव थ्योरी के हिसाब से. अगर हम वेव थ्योरी माने तो हमने वाटर को स्प्रिंकल किया. बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, सबको एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए. तो अगर हमने फ्लो रेट कम है विल टेक मोर टाइम टू गिव दैट पार्टिकुलर अमाउंट. अगर फ्लो रेट ज्यादा है तो लेसर टाइम में, लेकिन सबको मिलेगा. ये सब पे वाटर स्प्रिंकल हो रहा है. अब पार्टिकल थ्योरी क्या बोलता है? पार्टिकल थ्योरी बोलता है कि एनर्जी कुछ पैकेट में, मींस वाटर का हमने बहुत सारा वाटर बैग बना लिया है. और इसको हम थ्रो कर रहे हैं, तो जिसके पास जाएगा ये पूरा बैग जाएगा. हो जाए नहीं, सबके पास जाएगा. हम ऐसे रैंडमली थ्रो कर रहे हैं, सब फोटोन को मटेरियल पे लगाते रहे.
अब हर इलेक्ट्रॉन को फोटोन मिलेगा जरूरी नहीं है। जिसके पास जाएगा पूरा फोटोन जाएगा, ठीक है। सो ये पूरा पैकेट जा रहा है एनर्जी का, और ये हो सकता है कि यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे गया, और इसको मिल गया, ठीक है। सो ये अंतर है वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी में। और थोड़ा सा समझते हैं, कबड्डी का मैच लेते हैं। मानते हैं ये टीम ए है और ये टीम बी है, कबड्डी। मेरे टीम बी में इलेक्ट्रॉन्स हैं मटेरियल के अंदर, ये मेरा मटेरियल है, और मेरा टीम ए में फोटोन है। अब ये फोटोन इसके घर में गया, टीम ए का, एक बार में एक ही जाता है कि नहीं यार, कबड्डी खेलते हैं जैसे एक प्लेयर गया। अब इसका एम क्या है, इसको खींच के ले आओ, इसको टच करके जाओ, इसको धक्का देके आ जाओ। ये फोटोन गया, मींस एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते, कभी चाहता है कि हम जाके सबको पकड़ के लाएं। इसको अल्टीमेटली इसका एम क्या है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं ये सब चीज। इसका एम क्या है, जीतना है। तो किसी एक को लेके आया यार, सबके चक्कर में क्यों फंसेगा, ऑलरेडी फंस रह जाएगा। पहली बात मैं आपको जो बता रहा हूँ थ्योरी में लिखवा दिया हूँ, ये सब कुछ समझाने कैसे याद रखना उसको मैं बता रहा हूँ। सिर्फ फोटोन चाहेगा कि हमको ये प्लेयर है फोटोन, ये चाहेगा हमको उधर जाए और इस जीत कर जल्दी बाहर आ जाए, मैं खुद से इसको लेके आ जाए, इसको खींच के लाए, तो सबसे क्यों उलझेगा, एक से जाके उलझा। तो मान लिया कि यहां गया, इसको अगर बिल्कुल यहां मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेयर यहां मिलता, टच करके इसको लेके तुरंत भाग के आ जाता। जो नहीं कि यहाँ पे प्लेयर खड़ा हो, सोचता है प्लेयर यहाँ पे कोई नहीं हो, मटेरियल के यहाँ पे कोई नहीं हो, उसको यहाँ पे मिला, वो यहाँ पे गया, और यहां से जाकर इसको लेकर आना शुरू किया। पहली बात, अगर ये फोटोन लाइट है, लाइट मतलब इसका एनर्जी मोर देन 5 है, हम दो कैटेगरी में बोल रहे हैं। फोटोन के पास दो टाइप का, एक लायक और दूसरा नालायक, और एक कैपेबल और नॉन कैपेबल। नालायक मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन 5, ये किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, ये अंदर जाएगा और दम तोड़ के आ जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। इसका यहाँ पे एनर्जी ऑफ इच फोटोन इज मोर देन 5, ये मेरा कैपेबल फोटोन है भाई। अब ये हमारे लिए तो हीरो था, गया अंदर अपना कप्तान खेले, ये गया, ये जब गया इस इलेक्ट्रॉन को लेकर बहाना शुरू किया, बट ये सब क्या रेड कार्पेट बिछाया हुआ है, जो और इसके टीम का प्लेयर है वहां तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिमिलरली मटेरियल में लैटिस है, ऐसा नहीं कि ले आया और लेके भाग गया, नहीं, जब ये लेकर निकलेगा तो फिर कॉलिजन शुरू होगा, और जब कॉलिजन शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन का केई लूज करेगा। मतलब जब ये लेकर भागा तो सब पकड़ने लगा, और सब पकड़ने लगा, तो अगर किसी तरह दम तोड़ते हुए यहाँ पे पहुंच गया तो इसका केई 0 है, जस्ट पहुंचा। अगर इसकी एनर्जी कम है कि ये यहां से मतलब 5 से ज्यादा है, ये यहां से लेकर चला, बट अंदर ये सब पकड़ के इसको यहीं पे रख लिया, इलेक्ट्रॉन यहां से तो चला बट यहां आके रुक गया, उतना इसको केई नहीं दे पाया, उतना एनर्जी नहीं दे पाया कि इसको लेके बाहर हो पाया, यहीं रह गया। तो इसका एनर्जी तो मोर देन 5 था, एक्सक्यूज मी, इसका एनर्जी मोर देन 5 था, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाया, क्यों कि आप अंदर कॉलिजन होके अंदर ही रह गया। इसलिए मैंने बोला था इफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन मे कम आउट, विल नहीं था, इसका एनर्जी 5 से ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकला, वो बाहर लेकर जाना चाह रहा है बट अंदर ही दम तोड़ दिया टकराकर। अगर एनर्जी लेस देन 5 है तो भाई कोई किसी काम का नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी बाहर लेके नहीं आएगा, बट अगर मोर देन 5 है तब भी सब पकड़ के अंदर दम तोड़ देगा। केक है किसी तरह यहां पहुंचा तो केई 0 हो गया। और अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है फोटोन का, यहां से लेकर निकला, सब कोई पकड़ा, फिर भी टकराते हुए पूरा करते हुए आराम से मस्ती से आया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फोटोन को यहीं पे इलेक्ट्रॉन मिल गया या कहीं कॉलिजन हुआ ही नहीं, जस्ट लेके आ गया, तो इसका केई क्या होगा, इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सिंपली HF-5, बिकॉज में कॉलिजन मिला ही नहीं भाई, इसने 5 खर्च किया, इसको लिया और निकल गया, कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुआ। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा
उसका के कहां से कहां लाई करेगा। के ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा, 0 से लेकर HF-5 तक। Am I clear? तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका के कहां से कहां तक होगा, 0। मैं आपको दिखाया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो ही ये निकला है HF-5 एनर्जी लेकर, क्योंकि अब यहाँ पे कोलिजन होते होते पूरा एनर्जी लूज कर दिया, यहाँ पे आते आते के 0 हो गया, मिनिमम के 0 है। मैक्सिमम के क्या होगा कि कोई कोलिजन नहीं हुआ, जो एनर्जी था सब इसको सप्लाई करते हुए निकल गया इलेक्ट्रॉन आराम से। मान लें हम कबड्डी में मानते हैं बाउंड्री पे प्लेयर मिला, उसको गया खींच के लेते हुए आ गया, कोई धक्का बुक्की कुछ नहीं हुआ, तो उसका एनर्जी है HF-5। सो के मैक्स, मैक्सिमम के ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू HF-5, दैट इज इक्वल टू Hc by lambda minus 5। दिस इज मैक्सिमम के ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। Am I clear? Okay. अब अगर हम ग्राफ बनाएं, अब हो गया थ्योरी, हम आपको सब कुछ समझा दिए। अगर हम ग्राफ बनाते हैं, पहली बात ये के है, के मैक्स, के मैक्स को ध्यान रखना, ये मैक्सिमम के यार, के तो वेरिएबल है 0 से लेकर मैक्सिमम के तक। हर इलेक्ट्रॉन का के सेम है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का के अलग अलग है, अलग अलग है, और मैक्सिमम के है HF-5, मिनिमम के है 0। सो इफ वी प्लॉट के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, सो ग्राफ क्या होगा, ठीक है, के मैक्स है, फ्रीक्वेंसी स्ट्रेट लाइन है, ओके। इंटरसेप्ट नेगेटिव। सो अगर दो मटेरियल है ए और बी, दो प्लेट के लिए हमने किया, तो इसका होगा ये फाई ए और ये होगा फाई बी। स्लोप सेम या अलग अलग, सेम। यहाँ स्लोप क्या है, h, सो tan थीटा इक्वल टू h। ये ग्राफ से पूछता है एग्जाम, देखो आपको क्वेश्चन में जाके देखना। सो अगर हमने दो अलग मटेरियल का बनाया है तो दोनों के लिए ग्राफ जो है ये पैरेलल होगा, इंटरसेप्ट अलग अलग है, बिकॉज इंटरसेप्ट यहां दे रहा है 5। इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं के मैक्स इज इक्वल टू HF-5। कोई डाउट है, नहीं? नेक्स्ट, अगर हम प्लॉट करें, अच्छी बात ध्यान दो, अगर हम प्लॉट करें के मैक्स वर्सेस 1 बाय लैम्डा, के मैक्स वर्सेस 1 बाय लैम्डा, ये प्लॉट के मैक्स वर्सेस 1 बाय लैम्डा। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मेरा क्या है, के मैक्स इज इक्वल टू HC 1 बाय लैम्डा माइनस 5, राइट। सो अगेन ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मेरा, ये y है, ये x है, स्लोप क्या हो गया, HC है। नाउ स्लोप इज HC, इंटरसेप्ट इज अगेन 5, राइट। नाउ इफ वी प्लॉट के मैक्स वर्सेस लैम्डा, क्या होगा, देखो जब लैम्डा हो जाएगा तब के, अगर के मैक्स 0 हो जाए तो लैम्डा क्या होगा, ऐसे लैम्डा 0 होगा, के मैक्स बहुत ज्यादा होगा, और एक सर्टेन वैल्यू के बाद के मैक्स 0 हो जाएगा।
इसके बाद के मैक्स क्या हो गया, 0। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। अब समझते हैं, एक ग्राफ पर नोट कर लो, फिर आपको लिखाता हूं। मतलब इसके बाद आप लैम्डा कुछ भी कर दो, लैम्डा बढ़ेगा, ये एनर्जी डिक्रीज करेगा, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, पता है, बिकॉज अब लैम्डा बढ़ाने से क्या हो रहा है, Hc बाय लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, मींस एनर्जी ऑफ फोटोन डिक्रीज कर रहा है। सो अगर लैम्डा नॉट से ज्यादा हो गया, मतलब मेरा फोटोन नालायक हो गया यार, वो उसका एनर्जी वेव आउट फंक्शन से कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा। सो लैम्डा मेरा इससे कम होना चाहिए टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। ये सब छाप लो। ओके, अब फिर से हम लोग दो टर्म डिफाइन करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, minimum frequency of photon to take out electron is called threshold frequency। समझो, मेरा एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, hf। नाउ वी नो टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ each photon must be greater than 5, right? So hf should be greater than 5, so frequency should be greater than 5 by h। So this frequency is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मानते हैं एफ नोट, सो एच एफ नोट इक्वल टू 5 है, सो एफ नोट इक्वल टू है 5 बाई एच, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एफ नोट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स आपका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, देन ओनली इलेक्ट्रॉन मे कम आउट। मैं बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विल नहीं, इलेक्ट्रॉन में। अगर आपने लाइक फोटोन को भेजा है तो चांस है कि वो इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा आपके लिए, हमेशा लेकर आएगा जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ ये हो गया, एक्सप्लेन कर दिया, अब क्वेश्चन ही करेंगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अब इसमें वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ आपको हम दिखाए थे कि उससे कम रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आया था, अभी ग्राफ बनाए थे, और उस लैम्डा नॉट से जाने पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा था। सो मैक्सिमम वेवलेंथ for which electron may come out is called threshold wavelength। इसका सिंबल हम लोग ये यूज कर रहे हैं, लैम्डा। Again same logic, to take out electron this must be greater than 5, so hc by lambda should be greater than 5, so hc should be greater than 5 lambda, so lambda must be less than hc by 5, so this is lambda naught। lambda naught क्या है, hc by 5। ऐसे निकाल सकते हैं, hc by lambda naught equal to 5। सिंपल एनर्जी ऑफ फोटोन को इक्वल कर दिए
phi k to find threshold wavelength. So lambda naught equal to hc by phi. Right? So this lambda naught is threshold wavelength. So मैंने आपको सारा टर्म डिफाइन कर लिया आज के लिए, छाप लिए। अब ध्यान दीजिए, हमने के मैक्स क्या लिखा था, hf minus phi. It can be also written as hf minus hf naught, because what function is h into f naught, अभी डिफाइन किया, और f naught is threshold frequency. So आपको ये भी लिखा मिलता है f minus f naught. It can be also written as hc by lambda minus hc by lambda naught, where f naught is threshold frequency and lambda naught is threshold wavelength. Right? So it will be hc 1 by lambda minus 1 by lambda. Everything should be clear. आप याद करें जाओ समझ में फिर दिक्कत है। आपको याद बस यही करना है कि एनर्जी ऑफ इस फोटोन इज एचएफ, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, सो के मैक्स वहां से आ जाएगा एचएफ माइनस फाइव, दैट इज के मैक्स इज नॉट के। और जब आपको वो सब पता है, ये सब आपको खुद से जाए पड़े, सब कुछ क्लियर होना चाहिए एकदम बिल्कुल दिमाग में पिक्चर की तरह। क्लियर? सो अब क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल स्टार्ट करते हैं। इफ what function of a metallic surface is 1.9 electron volt and it is bombarded by photon of wavelength 200 nanometer, then find Ke max of ejected electron, then find maximum Ke of ejected electron. Option A 6.2 electron volt. Option B 4.3 electron volt. Option C 1.2 electron volt. Option D not. If one sound like suppose 1.9 electron volt and is bombarded by a photon of wavelength this, then find K mass of electron. हो गया, बहुत ही सिंपल है। हमको पता है कि मैक्स होगा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन माइनस फाइव, हम तो यही याद रखते हैं, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन माइनस फाइव। अब ये निकालने के लिए पहले एनर्जी ऑफ ईच फोटोन के लिए सिंपल फॉर्मूला है 1240 बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, पिछले क्लास में कर चुके हैं। इट्स 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो के मैक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी से बनेगा। कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट 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 threshold frequency for a metallic surface is 1.5 into 10 power 15 hertz. It is 1.5 into power 15 hertz. If it is bombarded by
bombarded by photon of wavelength 100 nanometer, then find maximum Ke of ejected electron. Threshold frequency for metallic surface is this, then if it is bombarded by photon of wavelength this, then find maximum Ke of ejected electron. Option A. Option B. Option C. Option G. Option E. You have to find maximum Ke of ejected electron. हो गया। अब देखो लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट ये करना चाहोगे के मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस ये करोगे, जो भी दिया आपको वेवलेंथ दिया हुआ है तो यहाँ से ये करोगे एक्स सी बाय लैम्डा करोगे माइनस एफ नॉट। मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हमेशा यार इसको यूज करने की कोशिश करो ना, बहुत आसानी से बनेगा। तो हम तो हमेशा ये रखते हैं के मैक्स इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये अब एनर्जी ऑफ फोटोन निकालें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फाइव निकालें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी ऑफ फोटोन तो डायरेक्ट निकल जाएगा 1240 बाय 100 12.4 इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी ऑफ इस बॉम्बार्डेड फोटोन 12.4। अब फाई निकालने के लिए ये करने से अच्छा है, मैं आपको पिछले क्लास में बताए थे, पहले आप निकालो लैम्डा नॉट। व्हाट इज लैम्डा नॉट? व्हाट इज सी बाय एफ नॉट? दैट विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस 200 नैनोमीटर। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक नहीं किया, बस देखना वो चीज और कोई दिक्कत नहीं। ये जब निकल गया सो व्हाट इज वर्क फंक्शन? इट इज एफ सी बाय लैम्डा नॉट। ये तो आसानी से निकल जाएगा 1240 बाय 200 दैट इज इक्वल टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो के मैक्स विल बी दिस एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5। और कुछ याद ही नहीं रखना। क्लियर? नेक्स्ट a metallic surface is bombarded by photon of wavelength 400 nanometer and its work function is 2.1 electron volt. Now electron is accelerated by ejected electrons are accelerated by 2 volt before reaching to collector plate. Before reaching to collector plate, इसको मान लेंगे हमने यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिया, मतलब यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ 2 वोल्ट का। Means all ejected electrons are accelerated by 2 volt before reaching to collector plate. Then question is find minimum and maximum K of electron reaching to collector plate. Find minimum and maximum K of electron reaching to collector plate. Question clear है? We have metallic surface having work function 2.1 electron volt is bombarded by photon of wavelength 400 nanometer. Now electrons are accelerated by 2 volt before reaching to collector plate. Then find minimum and maximum K of electron reaching to collector plate. 0 electron volt minimum, maximum 1. 0 electron volt, 3 electron volt, 2 electron volt, 3 electron volt,
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। You have to find minimum and maximum K of electron reaching to collector plate. फटाफट फटाफट हो गया। देखो अब सिंपल क्वेश्चन है इसमें, देखो फोटोरेट इफेक्ट तो कुछ है ही नहीं है उसमें, बस इतना पता है कि K होता है 0 से लेकर HF-5। यहीं पे फोटोरेट इफेक्ट स्टार्ट और खत्म हो गया। अब इसके आगे जितना मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, वो ऑप्टिक जो लगाना लगा दो, बट फोटोरेट इफेक्ट यहीं पे खत्म हो गया। यहाँ बताओ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मैक्सिमम Ke क्या होगा? Ke max ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन -5। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? 1240/400, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 3.1 minus 2.1, this much electron volt, so 1 electron volt. So maximum K है 1 electron volt, and what is K minimum of electric electron? minimum K क्या हो सकता है? 0. so यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका मिनिमम 0 है, मैक्सिमम है। अब जब ये मिनिमम वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, उसका एनर्जी बढ़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0 से क्या हो जाएगा? 2। और जिसका एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उसको भी हमने एनर्जी दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका एनर्जी हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझो यहाँ पे एनर्जी है 0,1। अब जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला, बस मरा हुआ, उसका K 0 है, उसको भी हमने दे दिया भाई एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पहुंच के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, राइट। और ये आपको अगले क्लास के लिए बेस तैयार कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका मैक्सिमम K इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको हमने एक्सेलरेट किया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो उसका यहाँ पे K क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो कलेक्टर प्लेट पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है वहां मिनिमम K क्या होगा? 2, एंड मैक्सिमम K क्या होगा? 3। सब कुछ दिख रहा है, टाइम खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मेटालिक प्लेट, ठीक है, इस पे हम सेम ही कलर के 2 फोटो डाल रहे हैं। 2 सोर्स है, एक का इंटेंसिटी I है, दूसरे का इंटेंसिटी 2I है, ठीक है। ये मान लीजिए सोर्स A है, ये सोर्स B है, और दोनों दे रहा है रेड कलर, दोनों रेड दे रहा है। इंटेंसिटी यहाँ पे हमने लिखा है, इंटेंसिटी यहाँ पे I है और 2I, मैं यहाँ पे बस लिख दिया हूँ। मैं जो फोटोन आ इसका इंटेंसिटी यहाँ पे I, इसका इंटेंसिटी क्या है? 2I, दोनों से रेड कलर में दे दिया, ठीक है। अगर मैक्सिमम K इन दिस केस इज KA एंड मैक्सिमम K फॉर दिस केस इज KB, दोनों हमने रेड लाइट दिया है, देन ऑप्शन A KA ग्रेटर देन KB, ऑप्शन B KA is less than KB। फिर KA क्या है? मैक्सिमम K ऑफ ejected electron for source A, and KB is maximum K of ejected electron for source B। क्या होगा? फटाफट करते हो, फटाफट। सेम होगा। आपके फॉर्मूला में कहीं इंटेंसिटी आया क्या? दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी से रेड है। सो हमारा पता है कि Ke max का फॉर्मूला ये है HF-5। सो फ्रीक्वेंसी सेम है, फाई सेम है, सेम सरफेस है। सो अगर सेम सरफेस है, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो K क्या होगा? सेम। नेक्स्ट, फटाफट फटाफट, चलो कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं ये रेड है और ये येलो है, हमारे पास अगेन सेम सरफेस है, हम 2 पॉइंट सोर्सेज, एंड इससे आ रहा है रेड कलर A से और B से आ रहा है येलो कलर। अब कौन सही है? फटाफट फटाफट,
हो गया। फिर से के ई मैक्स इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव। तो लैम्डा जिसका ज्यादा है, लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा येलो, और हम मानते हैं कि ये सफिशिएंट है टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन। ये भी मान के चल रहे हैं कि ये दोनों का वेवलेंथ, मतलब दोनों जो वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, ये हम मान के चल रहे हैं, राइट। सो लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा येलो। सो जब इसका वेवलेंथ कम है येलो का, मींस एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर येलो विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर रेड। रेड का वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी ऑफ फोटोन कम। तो जब एनर्जी ऑफ फोटोन कम है तो के मैक्स का एनर्जी ऑफ फोटोन -5 मींस येलो का के मैक्स ज्यादा होगा, मींस बी का के मैक्स ज्यादा होगा। एम आई क्लियर? कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट, मान ली एक पॉइंट सोर्स इससे कुछ आर डिस्टेंस पर, ये रेड लाइट का सोर्स है, पॉइंट सोर्स। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसमें मैक्सिमम के है, के ही है। अब हमने इसका डिस्टेंस आर से कर दिया 2r, हमने डिस्टेंस को बढ़ा कर दिया, आर से क्या कर दिया 2r। नाउ के मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस इज के बी, दिस इज केस बी। सेम सोर्स को हमने बस उससे दूर कर दिया, पहले उसका डिस्टेंस r था, अब डिस्टेंस 2r कर दिया। फर्स्ट केस में के मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन इज के ए, इन सेकेंड केस मैक्सिमम के ऑफ इलेक्ट्रॉन इज के बी, द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट केस में डिस्टेंस r, सेकेंड केस में डिस्टेंस 2r है। फटाफट करो, फटाफट करो। हुआ क्या? कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अरे डिस्टेंस चेंज करने से क्या होगा? इंटेंसिटी घट जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को डबल किया पॉइंट सोर्स का, तो अगर इस केस में इंटेंसिटी आई था तो इंटेंसिटी हो जाएगा I/4, राइट? बिकॉज़ इंटेंसिटी P/4 पर स्क्वायर फॉर पॉइंट सोर्स। सो यहाँ पे रे आ रहा है, तो यहाँ पे P/4 पर स्क्वायर, P/4/2r का स्क्वायर हो जाएगा। सो इंटेंसिटी घटने से के मैक्स में एनर्जी ऑफ ईच फोटोन -5, मेरा के मैक्स है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन -5। एनर्जी ऑफ फोटोन तो एच बाय लैम्डा है, तो ना ही लैम्डा चेंज किया ना ही फाई चेंज किया, तो के मैक्स चेंज करेगा क्या? नहीं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए जितना मैं करवा रहा हूं। तो आपको अगर सिर्फ एक चीज पता है कि के मैक्स इज एच बाय लैम्डा -5, तो आप सारा क्वेश्चन इजिली कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, if frequency of incident photon on a surface is doubled, then Ke max of ejected electron will remain same. Option B, Ke max of ejected electron will be doubled. Option C, Ke max of ejected electron will be more than doubled. Option D, Ke max of ejected electron will be less than doubled. And option E नोटा। क्वेश्चन क्लियर है? हमारे पास एक ब्रेडली सरफेस है, उसका लेट्स एज्यूम वर्क फंक्शन फाई है, उस पे हमने पहले कुछ फ्रीक्वेंसी एफ का बीम इंसिडेंट किया था, उसमें मानते हैं उसका के मैक्स के था, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम 2f कर दिए। अब अगर के मैक्स क्या होगा? के रहेगा, 2k होगा, मोर देन 2k होगा, लेस देन 2k होगा। यही क्वेश्चन है। फटाफट कीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी कराओ, टाइम खत्म हो रहा है।
हो गया क्या? ओके, अब मैं कर रहा हूं। देखो फॉर्मूला क्या है, एच एफ माइनस 5। तो मान लीजिए पहले के था ये, अब हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, के डैश क्या होगा 2HF माइनस 5। ओके, और ये 2K होगा 2HF माइनस 25। अब बताओ कौन बड़ा है, के डैश बड़ा है या 2K बड़ा है? यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट किए, सो के डैश इज ग्रेटर देन 2K। ऐसा आपको करवाया था, हीट ट्रांसफर भी करवाता हूँ उन्हें। सो अगर फ्रीक्वेंसी f था उस समय के मैक्स है HF माइनस 5। अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया तो फ्रीक्वेंसी 2f हो गया, तो के डैश हो गया 2HF माइनस 5। तो के डैश है 2HF माइनस 5, 2K है 2HF माइनस 25। सो कौन बड़ा है? के डैश बड़ा है, सो के डैश इज ग्रेटर देन 2K। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's assume a metallic surface is bombarded by photons of frequency f. Metallic surface of work function phi, and electron ejected with maximum K has been used for YDSC, standard YDSC। ठीक है, आपको दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज डी, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट पर इज कैपिटल डी, ये आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड है। मैं लिखा हूं ब्रैकेट, अब समझ जाओ। देन फाइंड फ्रिंज विड्थ, फटाफट, कुछ भी नहीं है, छोटा छोटा दो कॉन्सेप्ट को बस मिक्सअप कर गया है। फाइंड फ्रिंज विड्थ, फटाफट। हो गया क्या? ओके, टाइम कितना हुआ? जल्दी 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 जल्दी। देखिए, अब हमको पता है फ्रिंज का फॉर्मूला ये होता है, हमको नहीं पता है, वो ऑप्टिक्स में पढ़ रहे। लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सो अल्टीमेटली आपको कैपिटल या स्मॉल जो दिया, आपको बस लैम्डा निकालना है। और इलेक्ट्रॉन का लैम्डा क्या होता है? h बाय mv, मैटर वेव डिवाइड वेवलेंथ, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू h बाय mv इज अंडर रूट 2km, राइट, मोमेंटम अंडर रूट 2km। अब हमने किस इलेक्ट्रॉन को, इसका मैक्सिमम के ही है, तो मैक्सिमम के ही क्या होगा? तो यहाँ पे के क्या होगा? HF माइनस 5। एवरीथिंग असाइनमेंट आपको दिया हुआ क्वेश्चन, एवरीथिंग इज इन असाइनमेंट। सो दैट विल बी h बाय अंडर रूट 2 HF माइनस 5 इनटू m। मतलब इसमें क्या है? बस दो चीज को, आपको ये बेसिक पता होना चाहिए था, ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाता। इसको लोग अच्छा क्वेश्चन मानते हैं। तो जब भी दो कॉन्सेप्ट को मिस किया, क्वेश्चन आसान होने का चांस है। दोनों का सिंपल कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स assume electric field associated with incident beam is equal to E naught sin 1.57 power 15
एक्स माइनस सी टी, ठीक है, साइन ऑफ दिस, ये मतलब जो हमने फोटोन डाला है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ वैरी कर रहा है, पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिया हुआ है। एंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटेलिक सरफेसेज (1.9 electron volt), then find maximum KE of ejected electron। ये क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम KE of ejected electron। फटाफट मैं भी कर रहा हूं। इसमें थोड़ा गड़बड़ है, ये होना चाहिए, अब सही है, अब सही है। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट फटाफट कीजिए। You have to find maximum KE of ejected electron, जल्दी जल्दी, maximum KE of ejected electron। हो गया क्या? चलो टाइम भी नहीं है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। देखो अब अगेन फिर से क्या था, वेव को मिक्सअप कर दिया। आपको पता है इसका इक्वेशन है वेव का कुछ होता था, हम लोग चलो उससे जो हम लोग वेव पढ़े उससे करो, इससे ये वेव से है, बट सेम थिंग है। आप क्या पढ़े थे, यहाँ पे ई नोट होगा और ये होगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर इससे आप कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये ई नोट साइन 1.57 इंटू 10⁻7 एक्स माइनस ये के इंटू से, मतलब ये क्या है, मेरा के है, मेरा के कितना दिया हुआ है 1.57 पर मीटर, यही तो है। अरे हाँ नहीं, ये हमको दिख रहा है, ये दिया हुआ सब कुछ असाइनमेंट में, क्वेश्चन देना चाहिए था कि हियर इट इन पर मीटर, एक्स इन मीटर, 3 सेकेंड, ठीक है। सो मेरा के कितना है दिस। अगर आपको के मालूम है, अल्टीमेटली देखो हमको जब के मैक्स निकालना है, सो फोटो इफेक्ट का इक्वेशन तो यही है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच बाय लैम्डा माइनस फाइव। सो आर एम टू फाइंड लैम्डा, आपको यहाँ पे के दिया है और के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, वही हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू दिस। सो 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू पाई बाय 2 into 10⁻7, pi got cancelled. So what is lambda? Lambda equal to 4 into 10⁻7 meter, that is 400 nanometer। तो एक बार लैम्डा निकल गया, फिर आगे तो बहुत आसान है। एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी 1240 by 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, that is 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So energy of photon मिल गया 3.1 minus 1.9, so Ke max will be equal to 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कोई कंफ्यूजन है क्या? सो आपको अगर वेव का इक्वेशन दे दिया इस तरह से, सो आपको अल्टीमेटली करना क्या है, सिर्फ उस इक्वेशन से लैम्डा निकाल के एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, Ke max निकल जाएगा। अगले क्लास में इसी टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इससे अच्छा, और आगे बढ़ेंगे। अभी हमने आपको बस बताया
फ्रीक्वेंसी क्या इफेक्ट होगा, क्लास में पढ़ेंगे इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा, देन विल गो टू एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अगले क्लास में मैं इसी पे अपने पढ़ूंगा, फोटो इफेक्ट पढ़ा दूंगा और लास्ट में मेटेरियल्स पढ़ा दूंगा। ओके, बाय बाय।